जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज। आज हमारे साथ समाज सेविका, मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका रेणु जुनेजा जी हैं और आशा बिष्ट जी हैं। आज एक नम आंखों से हम पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अंकिता को। उसी पे विशेष चर्चा लेके हम लोग आए हैं कि आखिर में ये क्यों होता है महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ। जिस संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं उसमें हमारी कन्याओं को पूजा जाता है और स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। फिर भी इस पे हम लोग विशेष चर्चा करने आए कि आखिर क्यों इतना बड़ा कांड निर्भया का हुआ था, जिसमें पूरा देश हिल गया था। और फिर भी निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 4, निर्भया 5 लगातार होते जा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है, इस पे विशेष चर्चा है आज की। आप लोग जुड़े रहिएगा और लाइव सेशन है। किसी का भी आप दोनों से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेणु जुनेजा जी समाज सेविका हैं और लगातार बच्चों के उत्थान के लिए काम करती हैं। जो अभाव में जी रहे होते हैं वो बच्चों के उत्थान के लिए काम करती हैं और पैनी नजर रखती हैं समाज पे। जहां भी इनकी जरूरत होती है वो हमेशा आगे आती हैं और उस अपने द्वारा जो भी सेवा दे सकती हैं प्रयास करती हैं। आप बिष्ट जी, ये आप अध्यापिका हैं और लगातार समाज के जो कार्य होते हैं उस पे अपना योगदान देती हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और नशा से बच्चों को कैसे बचाया जाए इस पे भी काम करती हैं। तो आज मैं एक प्रश्न लेके आया हूं कि आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से एक हमारी बच्ची थी और उसके साथ सिर्फ कसूर उसका ये था कि वो एक लड़की थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है, अंकिता, जैसा कि ऋषिकेश में घटना घटी है। और जिस तरह से ये घटना बहुत ही दुखद है। हम कैसे बोल पा रहे हैं अभी हम जानते हैं कि वो किस तरह से मात्र 19 साल की बच्ची थी, अभी उसने कुछ नहीं देखा था और कुछ दरिंदों के द्वारा, हालांकि अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि मर्डर है क्या है, लेकिन कुछ दरिंदों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो उसे मार दिया गया है। और आए दिन ऐसी घटनाएं, देखिए जब निर्भया कांड हुआ था तो बहुत सारी पूरे देश में एक क्रांति आ गई थी विरोध के लिए कि लोग कैंडल लेके घूमने लगे। और ये कहाँ कमी रह जा रही है, हम समाज में कहाँ कमी रह जा रही है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अमित जी, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी उस बच्ची के लिए जिसके साथ इतना दुखद हुआ है। बेशक जैसे आप कह रहे हैं कि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दुखद तो हुआ ही है। उनके परिवार वालों की उससे हर चीज से दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी कमी मैं कहूंगी पुलिस की और प्रशासन की। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आप ये देखिए कि जैसा मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के थ्रू कहा जा रहा है कि जो अंकिता आर्या का केस हुआ है, ये 5 दिन बाद शव बरामद किया गया इनका। अंकिता भंडारी का 5 दिन बाद शव बरामद किया गया। लेकिन 3 दिन पहले से उनके जो माता पिता थे वो आशंका जता रहे थे कि हमारी बेटी नहीं मिल रही, हमारी बेटी लापता है। तो उन 3 दिन में पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसको एक्शन लेना चाहिए था। 5 दिन बाद जब अब उसका शव बरामद हो गया है तो एकदम पुलिस भी उसमें आ रही है, प्रशासन भी और सरकार भी सारी उसमें आ रही है। अगर ये पहले ही थोड़ा एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज हम उस बच्ची को बचा सकते थे। मेरा ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो रसूख रखता था और भाजपा के मंत्री का बेटा है और जो रिसोर्ट है वो भाजपा के मंत्री का है। हालांकि सरकार ने तुरंत एक्शन लेके उसको आज निष्कासित कर दिया है, लेकिन ये लेट हुआ है। ये घटनाएं जो हो रही हैं, यदि पुलिस प्रशासन की भी भूमिका थोड़ा सा इसमें संदिग्ध है, इसलिए कि पहले उस बेटी को मानसिक बीमार बताने का प्रयास किया गया कि ये मानसिक बीमार है और इस तरह से करके ये कहीं चली गई है। और इतनी बड़ी घटना है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरह से किया अभी पुलिस खुलासा करेगी तो होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं तो क्या कमी रह जा रही है और लड़कियों में क्या जागरूकता की कमी है या कैसे ये लड़कियां शिकार हो जाती हैं ऐसे लोगों का और आज वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, जो कि आगे इनको बहुत सारी चीजें करनी होती है लेकिन एक गलत अपनी गलती से नहीं किसी और की गलती का शिकार हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं अंकिता भंडारी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दूंगी। उसके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि कानून का साथ
और हमारे जो महिला सुरक्षा को लेके है उसके लिए जागरूक होना, एक महिला के तौर पे महिला को और पुरुष को भी, क्योंकि हम बार बार महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पुरुष मानवीकरण की बात कर रहे हैं? क्या पुरुष के, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, ये जनरलाइजेशन की बात नहीं है, क्योंकि पुरुष के साथ ही तो झांसी की रानी आगे बढ़ी थी, पुरुष का साथ बराबर है, लेकिन बात यह है कि वो मानवीकरण कब होगा? यहाँ पे केवल एक महिला की सुरक्षा की बात नहीं है, एक छोटी बच्ची है, हम अपने क्या ये सब पुरुष का जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, अगर एक लड़की पहाड़ से या कहीं से भी आगे तो बढ़ना है, लड़की हो या लड़का, उसको शहर से बाहर तो जाना है, सबको जाना है। हमारा दिल्ली का बच्चा है तो फॉरेन जा रहा है, हमारा पहाड़ का बच्चा हो तो दिल्ली, रुद्रपुर, हल्द्वानी तक आ रहा है, तो क्या हम उन बच्चियों को रोक दें? हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें अपने परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा कि हमें अपने समाज की सोच को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले वो सोच बदलनी बहुत जरूरी है। अगर वो सोच नहीं बदलेगी तो फिर हम नारी सुरक्षा की बात फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नारी सुरक्षा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन हकीकत में दावे मुझे फेल नजर आते हैं। और रहा सवाल नारी सुरक्षा का, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। और रहा सवाल पुरुष और महिला का, तो ऐसा नहीं है। हमारी बच्चियां आज पूरे, आप देखिए आर्मी में जा रही हैं, आप देखेंगे पुलिस में हैं। आप अवनी चतुर्वेदी थी जिसने पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाया था। एक सीमा ठाकुर थी जिसके पिता की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, तो उसने पहली बार रोडवेज की बस चलाई हिमाचल में। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो एग्जाम्पल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कमी क्या होता है, कमी परिवार में होता है। मैं एक सीधा सा प्रश्न ये है कि हमारे घर में कोई आरोपी है, यदि वो घर में हमारी किसी लड़की को छेड़ के आ रहा है, वो कोई रेप कर दे रहा है, उसको बचाने कौन जाता है? हमारा लड़का गलत है तो हमें बचाने हम खुद जाते हैं। जब इस तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी हमारे घर में कि हमारा लड़का गलत है और हम ही लेके जाएंगे कि थाने में कि हमारे लड़के ने इस बच्ची के साथ गलत किया, इसे फांसी दे दो और इसे कोई बचाने नहीं आएगा, तब समाज में हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो आरोपी है, इसको बचाने के लिए बड़े कोर्ट में जाएंगे लोग। ये जाएंगे कौन लोग हैं? वही लोग हैं, तो वो भी दोषी माने जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पे कि इस तरह की जो चीजें होती हैं कि घर के लोग भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे देते हैं? हमारा बच्चा गलत आता है, लेकिन जब वो गलत होता है तब भी हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है और वो किसी न किसी आए दिन और भी किसी बच्चियों को शिकार बना लेता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कहने को 75 साल हमारी आजादी को, देश को हो गए हैं, लेकिन हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो आज भी आजाद नहीं हैं, बिल्कुल आजाद नहीं है। हम अगर बच्चे को बाहर भेजना भी चाहते हैं, वैसे कहा जाता है कि लड़की लड़का एक समान। आज के टाइम में यही बोला जा रहा है कि लड़का लड़की एक समान। एक समय था, आज से कुछ साल पहले, जब कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा थी, उस पे एक्शन उठाया गया, कन्या भ्रूण हत्या बंद की गई। लेकिन क्या हुआ कन्या भ्रूण हत्या बंद करने से? कन्याओं के साथ तो अभी भी गलत हो रहा है, सही तो अभी भी नहीं हो रहा। कन्या भ्रूण हत्या बंद होने के बाद कन्या को जन्म दिया गया, लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? कन्या के साथ वैसे गलत हो रहा है, चाहे वो कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की हो। हम कहें कि वो 19 साल की लड़की थी या वो 2 साल की लड़की थी या 3 साल की लड़की थी, गलत तो सबके साथ हो रहा है। माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। जो कन्या भ्रूण हत्या की बात कही गई थी वो सिर्फ ऑन पेपर बंद है। अभी भी स्थिति है, मैं बताऊं, हरियाणा में सबसे कम लड़कियां हैं। कई लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती हैं, लड़कियां कम होने की वजह से। दूसरे नंबर पे, अभी सर्वे लोग नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड आ चुका है कि जहां पे ये चलन चल गया है कि उन्हें लड़कियां हैं, आप देखेंगे कभी कहीं कूड़ेदान में मिल रही है, कहीं कहीं हो रही है, और हॉस्पिटल इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये बच्ची हुई थी। सर, मेरे पास ऐसी कॉल आई है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्ची हुई है, परिवार रात में छोड़ के भग गया है, ठंड लगने से बच्ची एक्सपायर हो गई है। मैं बच्चियों पे काम करता हूं, हमने 22 बच्चियों को जीवन दान दिया है अभी तक। वही बच्चियां हैं जिनका तिरस्कार करके छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी चलन में है और हमें महिला सशक्तिकरण की तरफ, महिलाओं को
खुद आगे आना होगा। ये ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा आगे आना होगा और जो सामाजिक लोग हैं उनको भी आगे आना होगा, तब जाके ये स्थिति होगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे देखिए, ऐसा है कि जैसे अब ये निर्भया कांड हुआ या उसके बाद बहुत से कांड हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निर्भया कांड हुआ उसका कितने साल बाद खुलासा हुआ, ऐसा नहीं है। कितने कांड अक्सर आए दिन हमारे यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ दिन तक उसकी वो रहती है, मीडिया में थोड़ा उछाल दिया जाता है, सोशल मीडिया थोड़ा वो कर लेती है, कैंडल मार्च हो जाती है, थोड़ा ये सब इतना ही होता है। उसके बाद क्या होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है और मामला शांत हो जाता है बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उसके परिवार वाले ही, जैसे आपने अभी बताया कि जिस घर का बच्चा गया है उसी को ही हम बचा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। अगर वो खुद पेरेंट्स ही, माँ बाप या उनके घर वाले, परिवार वाले अगर साथ दें, सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि एक बार गलती होने के बाद आगे दोबारा गलती नहीं हो पाएगी, इसी से बचाव हो जाएगा। सिर्फ कैंडल मार्च करने से या 10-15 दिन वो करने से नहीं चलेगा, एक्शन उठाए बिना कोई काम नहीं होगा। जैसे मोदी जी ने अब एक दिन में नोटबंदी कर दी थी, कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी एक दिन में। अगर हम एक दिन में ही एक्शन बड़ा उठा के एक को भी सजा दे दें तो शायद, मैं जानती हूँ कि एक कड़ी कार्रवाई की जाए, एक सजा सुनाई जाए, तो जिसके डर की वजह से आगे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा। जी बिल्कुल, मैं की बात से एग्री हूँ कि ये जो चीज है उसके लिए डर बहुत जरूरी है। डर का होना बहुत जरूरी है, खासकर महिला सुरक्षा को लेके। अगर इसके लिए कड़े कानून बना दिए जाते, टास्क फोर्स होती, तो फिर ये डर अगर एक एक के उसमें चला जाए ना, तो शायद महिलाएं सुरक्षित हैं आज के डेट में, मेरा मानना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो एजुकेशन है हमारी महिला सुरक्षा को लेके, घर से शुरू होगी। जैसे कि मैम बोल रही थी कि घर के लोग ही बचा लेते हैं अपने बेटे को। मेरा मानना है कि जब बेटा घर से बाहर जा रहा है, भाई जब औरतें या लड़की या मेरी बेटी अगर घर में 8 बजे के बाद आ रही है, मैं उससे पूछूं कहाँ से आ रही है, तो मैं बेटे से क्यों नहीं पूछूं 8 बजे से कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो 10 बजे आ रहा है, तो मैं उससे पूछ क्यों नहीं हूँ 10 बजे क्यों आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है वो, या मैं उसके पास क्यों नहीं जा रहा हूँ। कई बार तो पेरेंट्स को पता चल जाता है उसका बच्चा ड्रिंक करके आ रहा है, तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कहो कि भाई तू शराब पीना मत बंद कर दे, या मुझे नहीं पता ये ऐसा होता है वैसा होता। सीधे बोलो ना बेटे को जाके कि मुझे नहीं पसंद है, नहीं पीना है। वो पैसा कहाँ से ला रहा है, आप उस चीज की जांच परख क्यों नहीं कर रहे हैं कि बच्चा रात को आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, आपका बच्चा वो क्या करके आ रहा है, उसकी खोजबीन हर माँ बाप को होनी चाहिए। और दूसरी अगली बात यह है कि मैं बेटियों के लिए भी बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि बेटी को हम बार बार बोल रहे हैं कि सेंसिटाइज करो सोसाइटी को। हमें अपनी बेटी को का मनोबल कुछ इस ढंग से बढ़ाना पड़ेगा और कुछ उसको आत्म सुरक्षा के गुण ऐसे सिखाने पड़ेंगे कि अगर उसके कुछ अपोजिट या कुछ उसको इस टाइप की परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कहीं पे, तो उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। वो चाहे संवेगात्मक तौर पे हो, इमोशनली हो, या फिर उसको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, या फिर वो वहां पे अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे। वो किसी प्रकार से उस परिस्थिति से निकलने का गुर उसको सिखाना पड़ेगा। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ माँ की जिम्मेदारी है, ये हर पेरेंट की जिम्मेदारी है आजकल। और ये पेरेंटिंग बहुत जरूरी है कि बेटी को भी बताओ कि उसको इस परिस्थिति से कैसे निकलना है और उसको अपने हथकंडे कहाँ पे अपनाने हैं। और दूसरी बात, अपने बेटे को रोक टोक शुरू करो, वैसी ही रोक टोक जैसी बेटी के लिए होती है। रात को कहाँ से आ रही है, तेरे लिए सुरक्षित नहीं, अरे लड़के के लिए भी कहाँ सुरक्षित है, फिर तो लड़का भी ना आए रात को। बिल्कुल, ये पेरेंटिंग के लिए मैं कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल, महिलाओं को और जो हमारी बच्चियां हैं खासकर उनको जागरूक, कहीं ना कहीं वो दबाव में रहती हैं कि जमाना क्या कहेगा। ये भी बच्चियों के लिए विशेष होता है। लड़के और लड़कियों में सिर्फ समानता की बात समाज में कही जाती है, और वैसे तो इनमें ये होता है कि ये लड़की है उसको अलग ट्रीट किया जाता है, लड़के को अलग ट्रीट किया जाता है, उसको फ्रीडम ज्यादा दिया जाता है। कल भी एक घटना थी, हमारे मित्र हैं अनिल रावत जी, हम लोग सिटकुल में गए थे, तो एक हमारी बच्ची थी, हम लोग जा रहे थे तो ऐसा हमें लगा कि नहीं उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमने गाड़ी रोकी, जब रोकी तो बिल्कुल नर्वस थी और बिल्कुल उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ये नहीं पता था कि जब उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे करना क्या है। मैंने कहा आपके मोबाइल फोन है, इतनी जागरूक हो, आप सिटकुल में अप्रेंटिस करने आई हो, तो आपको पता होना चाहिए 112 पुलिस का नंबर है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप 112 पे कॉल करो और शोर मचा दो, आसपास सिटकुल से कोई भी आएगा तो आप सिक्योर हो जाओगी। कल को आपको ये उठा ले जाता, गलत हो जाता, फिर क्या होता। तो कहीं ना कहीं इसकी जागरूकता के लिए पेरेंट्स ही सिखाएं। सबसे पहले आप शिक्षा की तरफ, किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। आपकी बेटी टैलेंटेड हो जा रही है, सब कुछ हो जा रही है, और आज टैलेंटेड होके क्या हुआ, आज हमारे बीच अंकिता नहीं है,
तो ये चीज सबसे जरूरी है कि जो हमारी बच्चियां हैं इनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें कि हाँ आगे करें। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए सोशल मीडिया का उपयोग सार्थक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, लेकिन जो जितना सार्थक होता है उससे डबल नकारात्मक होता है। जो हमारे बच्चे हैं, अभी देखिए कोविड आया था, कोविड के दौरान क्या हुआ कि हर बच्चे के पास फोन आ गया, जो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं सबके पास फोन आ गया। हमें पता है हमारा बच्चा फोन में पढ़ रहा है, लेकिन वो फोन में बहुत नकारात्मक चीजें देख रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है, और जो फॉलो करता है, जैसे हमारे जो बॉलीवुड है उनको उनकी तरह कपड़े पहनने लगेगा, उनको फॉलो करने लगेगा, उनकी जो रियल लाइफ होती है उनको वो रियल लाइफ समझता है, वो तो उनकी रियल लाइफ है, उनको फॉलो करता है। और जो हमारे लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए एक आदर्श है, कुर्बानी की, हमारे शहीद भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनकी जीवनी को ना हम जानते हैं, ना हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ना उनकी तरह हम भाव अपने बेटी और बेटे में ला पाते हैं। तो क्या माना जाए कि क्या एक ये भी कमी है कि इसकी वजह से भी ये घटनाएं हो रही हैं? क्या कहना चाहिए? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि महिला का दर्जा नीचे है। वहां पे तो हमेशा ये बात करी गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसमें तो हम कहीं पे भी नहीं कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा को लेकर कम बात करी गई है। बाल अधिकारों की बात होती है या फिर महिला सुरक्षा की बात करती है। हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए बराबर हमारे स्कूल्स में या किसी भी जगह पे 1098 नंबर आप डायल कीजिए, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091 पे, ये हमेशा हमारे लिए तैयार है। और हम लोग बच्चों को जागरूक भी करते हैं कि बच्चा, और इसके अलावा बहुत सारे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रोग्राम चलते हैं कि गुड टच, बैड टच, किस ढंग से अपने को सुरक्षित रखना है, इस बारे में बराबर हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि वहां पे कमी होगी, ये कमी वहां की है ही नहीं। ये कमी है हमारी उस इमोशनल कोशेंट की जिसके में इंटेलिजेंस, हम तो ऐसे हो गए ना आजकल की जिन्होंने ये काम किया होगा, जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी बेटी या आपकी बेटी रोड पे खड़ी है तो क्या हर जगह उसके पिता उसके साथ होंगे? क्या हर जगह उसका भाई उसके साथ होगा या वो बॉडीगार्ड लेके चलेगी? तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हर महिला की जिम्मेदारी है, हर पुरुष की जिम्मेदारी। मैं तो कहती हूँ कि वो लड़की अकेले जा रही है तो वो मेरी बहन है। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर लड़की को अपनी बहन की नजर से देखो, माँ की नजर से देखो। भाई वो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो अभी अकेली है, जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। अगर ये एक हम जागरूकता अगर हर एक के दिमाग में हो तो शायद कुछ हो। और जहां तक मुझे ये सिस्टम की बात है, उसमें तो हम हर दिन बच्चों को सतर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं, लड़कियों को कर रहे हैं, महिलाओं को कर रहे हैं। इवन हमारे कानून में भी ये आर्टिकल 15(3) में भी बताया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, अभी जब निर्भया हुआ था तो 2015 में, उसके बाद भी जुवेनाइल कोर्ट जस्टिस में उसमें कुछ नए अमेंडमेंट आए हुए हैं। इसके अलावा एक विशाखा एक पत्रिका निकलती है जिसमें, और बहुत सारे ऐसे कि आप जीरो ग्राउंड लेवल पे आप FIR दर्ज करा सकती हैं लड़कियां। इसके अलावा सोशल मीडिया बहुत बड़ा वो है। सबसे बड़ी बात है हमें वोकल होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा हर चीज के लिए। अगर यहाँ बगैर बोले कुछ नहीं होता है, आपको हर जगह बोलना पड़ेगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको चुप नहीं रहना पड़ेगा। घर वालों को भी अपने बेटों को कहना पड़ेगा बेटा चुप होने की जरूरत नहीं है। बार बार हम मेरी इज्जत के कारण हम सारा इज्जत का ठीकरा लड़कियों पे फोड़ देते हैं ना, कि हम कहते हैं कि बहू मेरे घर की इज्जत है, बेटी मेरे घर की इज्जत है। क्या बेटा नहीं है? आज उस बेटे ने बदनाम नहीं कर दिया सारा कुछ? तो वो बेटा भी है, बेटा भी इज्जत के लिए उतना ही जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब है कि उसको वोकल होना पड़ेगा। अगर उसके साथ कुछ बैड टच हुआ है या कुछ भी खराब हुआ तो उसको बोलना पड़ेगा। उसको हर पेरेंट्स को उसका साथ देना पड़ेगा, हर एक को उसका देना, और वोकल तो होना ही है। बोलो, मैं तो कहती हूँ बोलो, शोर मचाओ। कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है आपके पास तो शोर मचाओ। कोई तो होगा, कोई तो सेंसिटाइज होगा, किसी के पास तो होगी मानवीय भावनाएं। और फिर हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, हर एक को, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, टीनेजर है या फिर वो कोई बुजुर्ग है। सबको हर एक की सुरक्षा को लेकर बात करनी पड़ेगी और सेंसिटाइज होना पड़ेगा। कोई लड़की रास्ते से जा रही है और आपको यदि लगता है कि नहीं वो असुरक्षित लग रही है, तो जो भी व्यक्ति हो उसको समझना चाहिए। आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या कोई भी किसी भी धारणा से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कल हम लोग थोड़ा सतर्क थे तो एक बेटी को शायद हम छेड़खानी से बचा पाए, तो ऐसे ही यदि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें तो ये घटनाएं बंद हो सकती हैं। मेरा सवाल है कि
इसको लेके जो कानून बना हुआ है, जो ये रेप की घटना हो जाती है, छेड़खानी की घटना हो जाती है, लोगों को पता है कि हम रसूख वाले लोग हैं, हम कोर्ट जाएंगे, लंबा प्रोसीजर है। निर्भया कांड में भी बहुत लेट आया था। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई घटना घट जाती है उसके पहले कोई एज पे चर्चा नहीं होती है। जो व्यक्ति रेप कर सकता है वो नाबालिग कैसे हो सकता है, बड़ा प्रश्न है। तो इसमें नाबालिग का जो सिस्टम है वो तो खत्म कर देना चाहिए इस केस में, कि यदि वो इस तरह की घटना कर सकता है तो नाबालिग नहीं है, सबको बराबर सजा। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि इसमें एक समय सीमा निर्धारित हो कि इतने समय में उचित जांच करके इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए और कम से कम इसको मृत्युदंड तक दिया जाए, तब जाके ऐसी घटनाओं को, और कई देशों में ऐसा होता है, यदि ऐसा हम कर पाएंगे तब हमारी नारी सशक्तिकरण की बात हो सकती है और महिला सुरक्षा की भी बात हो सकती है। क्या कहना है? आप बच्चियों पे भी काम करती हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी काम करती हैं, क्या मानना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है या कोई भी वारदात होती है तो सबसे पहले घर वाले ही कह देते हैं कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है, चुप हो जाओ, बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके हम खुद ही बात को छुपा लेते हैं। और लड़की डर के मारे वैसे ही कुछ नहीं बोल पाती है। और अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा केस हो जाता है तो लड़की आत्महत्या भी कर लेती है। ऐसा केस भी आए हैं। और रही बात, जैसे आप कह रहे हैं कि बालिग और नाबालिग की, जो बच्चा अभी कुछ टाइम पहले ही 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ रेप किया था, केस आया था ये, उसमें उनको छोड़ दिया गया, चारों लड़कों को, सिर्फ ये कह के कि वो नाबालिग थे। माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। निर्भया कांड में भी एक हुआ था, अफजल करके बंदा था, उसको छोड़ दिया गया था, 1-2 महीने बाद उसको छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि एक मुख्यमंत्री उसको सिलाई मशीन और वो देके 10,000 रुपया देके पुरस्कृत भी किया। ये भी एक दुर्भाग्य था कि वो रेप करके आ रहा है, नाबालिग है, और अब ये कहा गया कि उसके नया जीवन शुरू कर रहा है, सुधार के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य था। जब वो रेप कर सकता है, उसको हर बात की नॉलेज है कि रेप करना है, ये करना है, तो फिर नाबालिग कैसे है? जी, सबसे बड़ी बात है वो नाबालिग हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, घर वाले हैं जो मना कर देते हैं, नहीं कहना, नहीं करना। और दूसरी, प्रशासन हमारा जो लेट उठता है। मैं सबसे बड़ी बात कहूं, जब सब कुछ हो जाता है, सारा कांड हो जाता है, उसके बाद प्रशासन उठता है और उसमें भी कुछ पेपर्स रह जाते हैं, कुछ फाइल्स रह जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है और आगे मामला वहीं का वहीं, थोड़े दिन बस हुआ, उसके बाद सब ठप हो जाता है, शांति हो जाती है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जी नेक्स्ट रेप केस हो गया, फिर उस पर थोड़ी देर चर्चा होती है, लेकिन वो फिर गलत हो जाता है। मैं यही चाहती हूँ अपने यहाँ मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो कुछ ऐसा एक्शन लें, या मोदी जी से कुछ ऐसी बात करें कि तुरंत एक्शन लिया जाए और ऑन द सपोर्ट कुछ ऐसा किया जाए कि एक बार अगर एक को डर बैठ गया तो शायद मैं सोचती हूँ कि आगे कभी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाहर देशों में देखिए ऑन द सपोर्ट फांसी की सजा सुनाई गई है। हमारे भारत के संविधान में फांसी की सजा नहीं है, लेकिन मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि एक बार अगर एक को भी फांसी हो जाती है तो मैं नहीं सोचती कि आगे दोबारा कोई ऐसा कदम उठा पाएगा। जी, सही बात है जी, बिल्कुल। देर से न्याय मिलना भी अन्याय होता है। कभी ना कभी हमें इस तरह के आगे आना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, जिस तरह से घटना निर्णय लेते हैं, उनको एक निर्णय हमारी बच्चियों, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल लेने की जरूरत है। जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से आए दिन चीजें हो रही हैं, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप एक कड़ा कानून बनाएं, जिसके अभी आप लोग देखिए सांसद का सैलरी बढ़ाना होता है या वो इमीडिएट डिसीजन लिया जाता है, उसको तुरंत पारित कर दिया जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये पूरे देश का मुख्य मुद्दा है। निर्भया कांड लगातार हो रहे हैं, हम सिर्फ 2 दिन कैंडल जलाते हैं, 3 दिन जलाते हैं, अंकिता को भी हम 2-3 दिन में भूल जाएंगे। क्या हुआ, उसका क्या निकला, कुछ नहीं होगा। जहां ये चर्चा से हटा, फिर उसका सेटलमेंट का गेम चलता है। वो रसूख वाले लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की घटना कर सकते हैं, तो आगे आपको लगता है कि उसको सजा मिल पाएगी, उसको दोषी को सजा मिल पाएगी और उसको न्याय मिल पाएगा? जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि एक लव जिहाद का केस भी आया था अपने रुद्रपुर में जी।
सुनने में आया था मेरे। अभी मैं बताता हूँ, एक नाबालिग बच्ची थी जो 1 महीने बाद बरामद हुई है। 1 महीने बाद तब बरामद हुई है जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उसके घर पे जाके, जो पीड़ित बच्ची है उसके पिता के घर पे जाके, और प्रशासन को दबाव देते हैं कि आप किसी तरह से करिए, और उसके घर पे जब बुलडोजर जाता है तब वो 1 महीने तक बच्ची गायब रहती है, उसके बाद बरामद होती है। हाँ जी, तो इसमें तो मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं शिव अरोड़ा जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, 1 महीने बाद ही सही, लेकिन ये लव जिहाद रहा, ये अपहरण, रेप केस, आगे इन सबको रोकना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये अगर प्रशासन पूरा साथ दे, हमारा सहयोग करे, तो हम शायद आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, काफी लंबा शो चला था, विशेष चर्चा हुई। उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक होंगे काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, जागरूक हुए होंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो भी दोषी हो, चाहे आपकी सरकार का बंदा हो चाहे कोई हो, इसको एक नाजीर बना दीजिए, ऐसा कठोर सजा दीजिए, और कि उत्तराखंड के लिए एक सबक हो जाए उन लोगों के लिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मैं आप दोनों से एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा कि जो हमारी बच्चियां हैं, आप अध्यापक हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो आप एक ऐसी अध्यापक हैं जो भारत के नवनिर्माण करवाती हैं, जो बच्चे हमारे निकलते हैं ये भारत के नवनिर्माण करेंगे, और छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या ऐसा कुछ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए कि उनको इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाए, अवेयरनेस किया जाए, जागरूक किया जाए कि इस तरह की घटनाएं से वो स्वयं विरोध करें और बच सकें? जी बिल्कुल, इस टाइप की घटनाओं का विरोध करना और किस प्रकार से करना है, ये पाठ्यक्रम में है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बराबर टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ एनजीओ आते हैं, मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, और इसके अलावा बच्चों को, बच्चियों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और हर एक बच्चे के जबान पे रटा दिया जाता है कि भाई अगर छोटी सी भी बात होती है तो आप आइए वो। और उसके अलावा जो है टीचर्स हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर कोई बच्चा भी आके बोलता है कि हमारे साथ में ये हुआ है, या मेरे पड़ोसी ने मुझे गाली गलौज किया है, छोटी छोटी बातों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, और हम उनके पेरेंट्स के मिलते हैं, और साथ में महिला आयोग से भी बात होती है। सब ये सारा कुछ पाठ्यक्रम, लेकिन अभी और बहुत कुछ चाहिए पाठ्यक्रम में, बहुत कुछ चाहिए, ताकि हर लड़की आवाज उठा सके, हर बच्ची के मन से वो डर खत्म हो सके, क्योंकि लड़कियां अभी भी डर डर के रहती है। हम लोग हर वक्त तो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, एक टीचर नहीं रह सकता, लेकिन टीचर तो वो उपजा सकता है ना मन के अंदर, कि वो डर, कि तुझे जब तू बाहर जा रहा है बेटा या बेटी, तो तुझे वो बोलना है। तो ये पाठ्यक्रम में मुझे ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम के एक उसमें जैसे हम नैतिक शिक्षा देते हैं, वो नैतिक शिक्षा के साथ साथ हर बच्चा और बच्ची के लिए, दोनों के लिए ये पाठ्यक्रम में होना अनिवार्य है कि बच्चे अपने लिए बोलें और अपनी सुरक्षा को लेके स्वयं भी बात करें, और हम लोगों तक भी वो सारी बातें पहुंचती रहे। बहुत अच्छे से आपने बताया। उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक काफी जागरूक हुए होंगे। जी, कि यहाँ पे जो अंकिता भंडारी का जो अभी हुआ है, उसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतना कम है, क्योंकि हमारी देश की जो प्रथम नागरिक हैं वो एक महिला है, आप जानते हैं। और उससे भी एक और जो बात आती है, इसको देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और इस देवभूमि में इतना ऐसा काम करना, वो भी ऋषिकेश जैसी जगह में, और वो भी गंगा किनारे, तो सोचिए कि कितनी बुरी बात है ये, कितना मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि एक बच्ची के साथ में ऐसा हुआ है। इसके लिए तो हर पल जितनी भर्त्सना करी जाए उतना कम है। ये मुहिम बिल्कुल जारी रहनी चाहिए, तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि उसके जो भी ये अपराधी हैं उनको कड़े कानून के तहत मृत्यु दंड की सजा न हो जाए, तब तक। जी, बहुत धन्यवाद। हम लोग काफी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हम एक बेटी होने की सजा उसने सिर्फ भुगता है, और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। सतर्क भारत बिल्कुल आवाज उठाता रहेगा। कोई भी दोषी हो, कितना भी रसूख रखता हो, हम बिल्कुल उसको जब तक सजा नहीं मिलती है हम आवाज उठाते रहेंगे। और देवभूमि को कलंकित करने वाले इन हत्यारों को हम मांग करते हैं कि सरकार इनको फांसी दे, और सामूहिक रूप से फांसी दे, ताकि उत्तराखंड में जो देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं ऐसी घटनाएं न हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चियां हैं हमारी, आप महिलाओं पे और बच्चियों पे काफी काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी होती हैं कि इसमें पेरेंट्स का बहुत एक अहम रोल होता है, कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे, जैसा मैडम ने बताया कि बच्चे और बच्चियों में भेदभाव है, हम बच्ची को ज्यादा केयरिंग के लिए रखते हैं तो इतने बजे नहीं निकलेगी, और बच्चों को, हम बेटों को भेज देते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें एक मॉनिटरिंग की जरूरत भी है कि हमारा बच्चा किस बाहर क्या कर रहा है। वो भी एक मुख्य कारण है इस तरह का कि हमारा बच्चा किसी बच्ची के साथ गलत कर रहा है, तो हमें उस पर भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत जागरूक होकर उसको सबके सामने ये एहसास कराना चाहिए कि तू गलत है, तब जाके ऐसी व्यवस्थाएं रुक सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो हम पेरेंट्स की ही है जी। मैं जो सारी उसका वो करूंगी तो यही कहूंगी कि सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं। हर माँ बाप को पता होता है कि चाहे उसका बेटा है या उसकी बेटी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हर माँ बाप को पता होता है। अब वो जान के अनदेखा करते हैं, वो एक अलग चीज है। बस फर्क इतना पड़ जाता है कि बेटी को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, बेटा 10 बजे तक भी घूम रहा है तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता, बल्कि बेटे को भी पूछना चाहिए तू 10 बजे तक बाहर क्यों था, तूने ड्रिंक की तो क्यों की, हर चीज करना चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो सबसे बड़े पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स अगर जागरूक हो जाएं अपने बच्चों के लिए तो शायद ऐसी वारदात कभी हो ही ना। मेन पेरेंट्स ही हैं जिसकी वजह से ये सब होता भी है। जी, मैं सभी अपने युवा साथियों को कहूंगा कि यदि बनना है तो भगत सिंह बनो। जिन्होंने 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में आप गेम खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उसमें अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, अपनी बच्चियों से कहूंगा कि यदि आपको बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो। जो हौसला उनके अंदर था वो, उससे आपको काफी प्रेरणा मिलेंगी। ये जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में इनकी स्थिति आप नहीं जानते हैं। आप उनको फॉलो करिए जिससे आप आगे जा सकते हैं। और मैं पुनः एक बार नम आंखों से नमन करता हूं। हमारी बहन नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है, और मैं सतर्क भारत के माध्यम से तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक देवभूमि को कलंकित करने वाले इन हत्यारों को सजा न मिल जाए। हम लोग प्रयासरत रहेंगे और मुख्यमंत्री से मैं पुनः अपील करता हूं कि तुरंत जो भी दोषी हो इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका घर पूरी तरह से गिरा दिया जाए। पूरे जैसा कि आप एक्शन ले रहे हैं पूरी तरह से गिरा दिया जाए और तुरंत उसको सजा दिया जाए ताकि लोगों को न्याय व्यवस्था पे विश्वास बना रहे। सतर्क भारत के माध्यम से हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। मेरे साथ। जय हिंद।